हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद द न्यू पार्ट विच इज़ 1.5, जिसमें कि हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ पावर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ट्रांसफ़र की गई थी पावर इंडिया को, हैंड ओवर किया था ब्रिटिशर्स ने। सो इस पार्ट में बेसिकली क्या था कि अब ब्रिटिशर्स एग्री कर गए थे पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए, हैंड ओवर करने के लिए इंडिया को, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स इतना एबिलिटी बची नहीं थी उनके अंदर कि वो इंडिया पे रूल करते थे, रिसोर्सेज बचे नहीं थे ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और उसके बाद में उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो ही चुकी थी। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट हु प्रपोज दैट ऑल द मेंबर्स वुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम द इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्सेप्ट द गवर्नर जनरल एंड द कमांडर इन चीफ। तो ये किसने प्रपोजल रखा था कि सारे ही मेंबर्स जो होंगे वो सेलेक्ट किए जाएंगे इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज से एक्सेप्ट गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ। तो ये प्लान बेसिकली वेवल का था, जो कि सेकंड लास्ट वॉइस रॉय थे इंडिया में, सेकंड लास्ट थे। सो वेवल का प्लान था ऑफ 1945। दिस इज़ नोन एज द वेवल प्लान ऑफ 1945 इन शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला में कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें इस चीज़ पे चर्चा हुई थी, और रेस्ट इसमें ये बोला गया था कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ ये दोनों ही ब्रिटिशर्स होंगे, रेस्ट बाकी जितने भी क्या बोलते हैं मेंबर्स रहेंगे वो सारे ही इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज से लिए जाएंगे। तो बट ये प्लान कारगर हुआ नहीं था साबित, क्योंकि जिन्ना अपनी बात पे बिल्कुल लड़े हुए थे, इंसिस्ट थे कि उन्हें पाकिस्तान चाहिए था, जो कांग्रेस मानने को नहीं तैयार था इस बात को लेकर के। सो इस शिमला कॉन्फ्रेंस का कोई भी आउटकम नहीं निकला था, कोई भी इसका रिज़ल्ट नहीं निकला था, फेल हो गई थी ये कॉन्फ्रेंस, इसका कोई रिज़ल्ट नहीं था। इसकी वजह से फिर ब्रिटिशर्स ने आगे बात को कंटिन्यू रखा, और कंटिन्यू करने के बाद में फिर ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर थे बेसिकली उन्होंने फिर कैबिनेट मिशन इंडिया भेजा। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वो कौन से, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सेंड द कैबिनेट मिशन टू इंडिया। कौन से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने कैबिनेट मिशन इंडिया में भेजा था? वो थे क्लेमेंट एटली। सो क्लेमेंट एटली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने ये कैबिनेट मिशन इंडिया में भेजा था। कैबिनेट मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैबिनेट मिशन। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कैबिनेट मिशन का ऑब्जेक्टिव बेसिकली था क्या। सो कैबिनेट मिशन में बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव था, वो सॉल्व करना चाहते थे इंडियन पॉलिटिकल डेडलॉक को। मतलब बेसिकली जो इंडिया में पॉलिटिकल डेडलॉक चल रहा था, मतलब ना मुस्लिम लीग अपनी पीछे हटने को तैयार था, वो भी किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने को तैयार था, कांग्रेस भी नहीं तैयार था कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। ब्रिटिशर्स वो मुस्लिम लीग चाहते थे कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स उनको दी जाए, उनको नॉमिनेट किया जाए सबसे ज़्यादा। तो और कांग्रेस अपना देख रहे थे, तो जिसकी वजह से ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। इसलिए कैबिनेट मिशन भेजा गया था, और ऑब्जेक्टिव भी इसका यही था, टू सॉल्व द इंडियन पॉलिटिकल डेडलॉक। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज़ हु वर द मेंबर्स ऑफ कैबिनेट मिशन। वेरी इंपॉर्टेंट कि मेंबर्स कौन थे कैबिनेट मिशन के। तो मेंबर्स जो थे कैबिनेट मिशन के वो पैथिक लॉरेंस थे। पैथिक लॉरेंस एज ए हेड मेंबर थे इसके जो कैबिनेट मिशन था। एंड द नेक्स्ट वन इज़ स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, जो कि क्रिप्स मिशन भी लेके आए थे। क्रिप्स मिशन जैसा मैंने पढ़ाया था इससे पहले पार्ट में। स्टैफोर्ड क्रिप्स भी इसके एक मेंबर थे, जो कि एज ए प्रेसिडेंट भी थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के। स्टैफोर्ड क्रिप्स याद रखना, बोर्ड ऑफ ट्रेड के प्रेसिडेंट भी थे। एंड द थर्ड वन इज़ व्हाट, ए.वी. अलेक्जेंडर। ए.वी. अलेक्जेंडर कौन थे? द फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरल्टी। तो ये फर्स्ट लॉर्ड थे एडमिरल्टी के। मतलब बेसिकली अभी क्या था, ये 3 लोग थे वहाँ पे, ये 3 लोगों के थ्रू ही मतलब पूरा कैबिनेट मिशन चला था, इन 3 लोगों की लीडरशिप में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट, वाई डिड द कैबिनेट मिशन प्लान फेल। बहुत इंपॉर्टेंट कि कैबिनेट मिशन प्लान फेल क्यों हो गया। फेल तो नहीं होना चाहिए था, इतना उसको सोच समझ के ब्रिटिशर्स ने भेजा था, उसके बाद भी वो फेल हो गया। बेसिकली इसके फेल होने का रीज़न ये था, इट वाज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ ग्रुपिंग प्रोविंसेस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। क्योंकि देखो बेसिकली क्या चाह रहे थे, मुस्लिम लीग का कहना ये था कि मतलब पहले तो वो ये कह रहे थे कि सारे ही मुस्लिम स्टेट्स को एक पास कर दो, ग्रुपिंग करके हम लोग अलग रूल बनाएंगे, अलग कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे। कांग्रेस का कहना था हम अलग रहेंगे, या वो एक साथ भी रहना चाहते थे कांग्रेस, बट वही बात थी कि जिन्ना एग्री नहीं कर रहे थे इस बात को। उनको ऐसा लगता था कि मुस्लिम माइनॉरिटी बन जाएगा, जिसकी वजह से सारा डोमिनियन स्टेटस जो होगा वो हिंदू लेके चले जाएंगे। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए कैबिनेट मिशन पास नहीं हो पाया था, मतलब इस वजह से वो फेल हो गया था। तो वही इसका एक आंसर है, इट वाज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ ग्रुपिंग प्रोविंसेस के अगेंस्ट था। प्रोविंसेस मतलब वो होता है जो मतलब जो स्टेट्स बनते हैं उन्हीं के प्रोविंसेस बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन के बेसिस पे क्या बोलते हैं वो प्रोविंसेस को बांट रहे थे। तो अभी इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हेन डिड द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया। अच्छा, कैबिनेट मिशन इंडिया आया कब था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर याद रखिएगा फ्रेंड्स
कि 24 मार्च 1946 इन न्यू दिल्ली में आए थे कैबिनेट मिशन तीनों लोग, वो तीनों मेंबर्स जो थे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, 24 मार्च 1946 को। एंड द सेवन्थ क्वेश्चन इज़ व्हाट, व्हेन डिड कैबिनेट मिशन प्लान अनाउंस्ड इट्स ओन रिकमेंडेशन, कब कैबिनेट मिशन प्लान ने अपने रिकमेंडेशन अनाउंस किए? तो ये जब कैबिनेट मिशन आया था तो वो अपने कुछ प्रपोजल्स खुद के भी लेके आया था, तो उसने रिकमेंडेशन अपने अनाउंस किए थे? सो वो इन रिकमेंडेशन कब अनाउंस किए थे? 16 मई 1946 को। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज द मेजर टास्क ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट? फ्रेंड्स, इंटरिम गवर्नमेंट एक वर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो इंटरिम गवर्नमेंट बेसिकली है क्या, पहले मैं ये समझा देता हूँ। इंटरिम गवर्नमेंट वो होती है, मतलब कि एक गवर्नमेंट फ्रेम होना, एक गवर्नमेंट चलना, एग्री करना, बट टेम्परेरीली बेसिस पे। जब तक कोई एक परमानेंट गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं कर जाती है या एक गवर्नमेंट प्रॉपरली फ्रेम नहीं हो जाती है, तब तक एक इंटरिम गवर्नमेंट चलती है जिसको हम फॉलो करके चलते हैं, तो उसे कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट। तो इंटरिम गवर्नमेंट के यहाँ पे एक टास्क था जो बनी थी गवर्नमेंट, जो सारे जितनी भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस और सबको मिल करके जो बनाई थी, उनका बेसिकली एक रोल था वहाँ पे, टास्क था टू सुपरवाइज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पावर। वो प्रोसेस को सुपरवाइज करना था उन्हें, जो पावर ट्रांसफ़र कर रहे थे ब्रिटिशर्स इंडिया को। और ये फॉर्मेशन कब हुआ था इंटरिम गवर्नमेंट का? 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946 भी रिमेंबर, ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी क्योंकि उसके बाद कोई रूल बचा नहीं था, ना कोई रूल कर रहा था। सो जिसकी वजह से अब कांग्रेस अपनी जगह पे अपनी बात पे रुकी हुई थी और मुस्लिम लीग अपनी जगह पे अपनी बात पे रुकी हुई थी, तो कोई गवर्नमेंट फ्रेम करना तो बहुत ही मुश्किल था उस समय पे। इस वजह से इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन वहाँ पे हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट, हु वाज द लीडर ऑफ डिप्रेस्ड क्लास? वेरी इंपॉर्टेंट, डिप्रेस्ड क्लास का लीडर कौन है? जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। तो बेसिकली वहाँ पे 2 ग्रुप चल रहे थे। डिप्रेस्ड क्लास था जो 2 ग्रुप में डिवाइडेड था हम लोग का। एक ग्रुप जो उस चीज़ जिसको चला रहे थे बाबू जगजीवन राम, जो कि कांग्रेस सपोर्टेड भी थे, कांग्रेस पे स्टैंड लेते थे वो हर जगह पे, बाबू जगजीवन राम एक ग्रुप को चला रहे थे। और जो सेकंड ग्रुप था वो डॉक्टर BR अम्बेडकर चला रहे थे। बेसिकली क्या था, डिप्रेस क्लास भी एग्री नहीं कर रहे थे इनके प्रपोजल को, रिजेक्ट कर रहे थे वो लोग भी। रीज़न ये था रिजेक्ट करने का क्योंकि वहाँ पे डिप्रेस क्लास को सिर्फ एक ही सीट मिली थी, तो एक ही सीट मिली होने की वजह से ये लोग एग्री नहीं कर रहे थे। डिप्रेस क्लास के लिए सिर्फ एक ही सीट पास करी गई है, तो वो उनके लिए एग्री नहीं कर रहे थे इस बात को लेकर के। सो ये वहाँ पे लीडर पता होना ज़रूरी है दोनों ही डिप्रेस क्लासेस के लिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट, 10th क्वेश्चन, व्हेन डिड मुस्लिम लीग ऑब्जर्व द डायरेक्ट एक्शन डे? इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व किया या बोला? 16 अगस्त 1946। पाकिस्तान के लिए उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया। उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं, ये डायरेक्ट एक्शन डे है, अब यहाँ से सब कुछ बातचीत कुछ नहीं होगी, सीधे डायरेक्ट एक्शन डे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया पाकिस्तान के लिए। तभी से उन्होंने एक स्लोगन भी वहाँ पे दिया था, लड़ के लेंगे पाकिस्तान, तो वही एक रीज़न था, वहीं से इन्होंने शुरू किया। 16 अगस्त 1946 फॉर पाकिस्तान, डायरेक्ट एक्शन डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ व्हाट वाज द रियल स्पिरिट ऑफ द डायरेक्ट एक्शन? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रियल स्पिरिट आखिर थी क्या डायरेक्ट एक्शन डे की, जो कि एक्सप्रेस की गई थी जिन्ना के थ्रू। जिन्ना ने एक एक्सप्रेस किया था, इसका रियल स्पिरिट क्या है, डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब क्या है? तो जिन्ना के हिसाब से इसका मतलब था, नाउ वी आर ऑब्लाइग्ड एंड फोर्स्ड इनटू दिस पोजीशन, कि हम लोग को ज़बरदस्ती इस पोजीशन में ला के खड़ा कर दिया गया, ऐसा जिन्ना का कहना था। दिस डे वी बिड गुड बाय टू कॉन्स्टिट्यूशन मेथड्स। अब इस दिन के हिसाब से हम लोग को कोई भी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेथड, कितना भी आप कोशिश कर लो, कुछ भी हमें दे दो आप, लेकिन अब हम कॉन्स्टिट्यूशन मेथड में को नहीं अपनाएंगे, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन मेथड हम नहीं अपनाएंगे अब। तो ये जिन्ना का कहना था डायरेक्ट एक्शन डे पे। वैसे तो बेसिकली डायरेक्ट एक्शन डे के ये मैंने एक्सप्रेशन इसलिए बताया क्यों बोला था जिन्ना ने, क्योंकि इस तरीके से लियाकत अली खान ने भी कुछ कहा था, और नाजिमुद्दीन जो यूनाइटेड प्रेस में जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, जो लीग के लीडर थे, उन्होंने भी अपना एक व्यू थॉट रखा था डायरेक्ट एक्शन डे को लेकर के। तो जिन्ना को लेकर के थोड़ा इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को आप लोगों को समझाया है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट, द डायरेक्ट एक्शन डे वॉज फॉलोड बाय द स्लोगन। मैंने थोड़ी देर पहले भी इसका आंसर दिया कि डायरेक्ट एक्शन डे जो था उसे एक स्लोगन के थ्रू फॉलो किया गया था, जो कि बोला गया था, लड़ के लेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान बाय फोर्स। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट, व्हेन डिड मुस्लिम लीग ऑब्जर्व्ड एज डे ऑफ मॉर्निंग? मॉर्निंग क्या होता है, मॉर्निंग क्या है, मतलब डे ऑफ मॉर्निंग। सो बेसिकली ये 2 सितंबर को हुआ था, जब मुस्लिम वर डायरेक्टेड टू डिस्प्ले ब्लैक फ्लैग ऑल ओवर द कंट्री। बेसिकली मॉर्निंग तब होता है जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके होते हैं, या बहुत ज़्यादा कोई बहुत दुख का दिन होता है आपके लिए, या बहुत सैड न्यूज़ होती है आपके लिए, तो उस दिन को हम लोग डे ऑफ मॉर्निंग बोलते हैं। 2 सितंबर को मुस्लिम लीग ने एज ए डे ऑफ मॉर्निंग बनाया था। मुस्लिम वर डायरेक्टेड टू डिस्प्ले ब्लैक फ्लैग, उन्होंने पूरे देश में काले झंडे उन्होंने दिखाए सबको,
लेके चले वो लोग। And the next question is what when did British Prime Minister Attlee announced in the British Parliament that the government would transfer power to the Indian before June 1948? पूरा चेहरा तो तब बदल गया जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो क्लीमेंट एटली थे, जब उन्होंने अनाउंस किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि जो ट्रांसफ़र होनी है जो पावर वो हम लोग 1948 जून 1948 से पहले ही कर देंगे, पावर ट्रांसफ़र कर देंगे इंडिया को। तो ये कब उन्होंने अनाउंस किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने 20 फरवरी 1947। तो 20 फरवरी 1947 को उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि हम पावर ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हैं। और जस्ट इसी के बाद में ही आपको लॉर्ड माउंटबेटन जो कि लास्ट वॉइस रॉय थे इंडिया में, जो कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, हु वाज द लास्ट वॉइस रॉय केम टू इंडिया। सो लॉर्ड माउंटबेटन को उसका भेजा गया, जो कि मार्च 1947 में आए थे इंडिया में। उन्होंने चार्ज लिया था 1947 मार्च में इंडिया को पावर ट्रांसफ़र करने का प्रोसीजर, हर चीज़। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट व्हेन डिड इंडियन इंडिपेंडेंस बिल वाज पास्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन। सो अब इंडियन इंडिपेंडेंस बिल अब पास होना था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, क्योंकि जस्ट इससे पहले क्या बोलते हैं लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने कुछ फीचर्स, कुछ अपने प्लान बताए किस तरीके से वो पावर को शेयर करेंगे, किस तरीके से ट्रांसफ़र करेंगे पावर्स को, क्या क्या चीज़ें इंडिया कांग्रेस के हक़ में रहेंगी, क्या क्या चीज़ें मुस्लिम लीग के हक़ में रहेंगी। तो सारी चीज़ें पे सब सारा क्राइटेरिया उनके रखने के बाद में एग्री कर गए थे, मुस्लिम लीग भी एग्री हो गया था, कांग्रेस भी एग्री हो गया था। सो रेस्ट बस पंजाब और बंगाल को छोड़ करके इसको लेकर के उन्होंने बोला था हम बाद में विचार करेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन ने भी बोला था। सो उसके बाद क्या हुआ, व्हेन डिड इंडियन इंडिपेंडेंस बिल वाज पास्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन। सो कब पास किया गया था ये, 1 जुलाई 1947। तो 1 जुलाई 1947 को ये बिल पास कर दिया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और इसको रॉयल एसेंट तब मिला था, कब मिला था, 18 जुलाई 1947 को। तो याद रखना दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन ये पास किया गया था 1 जुलाई 1947 को, और रॉयल एसेंट इसको मिला था 18 जुलाई 1947 को। रॉयल एसेंट बेसिकली क्या होता है, जब सारे पूरा लोअर हाउस अपर हाउस सारे हाउसेस जब वहाँ से पास कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, क्लियर होने के बाद जब एक क्वीन के पास जाता है तो क्वीन वहाँ से उसको ऑथराइज़ करते हैं, साइन करते हैं, एज ए प्रोविजनल एक्ट बनाते हैं इसको कि हाँ अब ये एज ए कानूनी हो चुका है, कानूनन ये पारित हो गया है ये बिल, तब उसको बोलते हैं रॉयल एसेंट। तो 18 जुलाई 1947 को ये कानूनन पारित हो गया था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट नेम द ब्रिटिश लॉयर हु अपॉइंटेड एज द बाउंड्री कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, हेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो कौन से ब्रिटिश लॉयर थे जिन्हें एज ए बाउंड्री कमीशन हेड किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो थे सर सिरिल रैटक्लिफ। सो सर सिरिल रैटक्लिफ के नाम से जो ब्रिटिश लॉयर थे जिन्होंने अपॉइंट हुए थे जो, और इसी ही नाम से, इन्हीं के नाम से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आज भी जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम है द रेडक्लिफ लाइन। यही रीज़न है क्योंकि रेडक्लिफ जो लॉयर थे उन्होंने ही पार्टीशन के टाइम में बाउंड्री सब पार्टीशन किया था, बाउंड्री की थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम द मुस्लिम लीग। अब ये क्वेश्चंस जो हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आ सकते हैं, क्योंकि बस मिनिस्ट्री यहाँ से फॉर्मेशन हुआ ही था, अलग अलग कंट्री का टेक ओवर होना स्टार्ट हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम द मुस्लिम लीग। सो लियाकत अली खान, लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्टर थे मुस्लिम लीग से, सभी को पता होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हु वाज द होम अफेयर एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ड्यूरिंग 1947 पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो फाइनेंस मिनिस्टर, होम अफेयर्स एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हु वाज एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ मिनिस्टर ड्यूरिंग 1947। 1947 के टाइम में एक्सटर्नल अफेयर और कॉमनवेल्थ मिनिस्टर कौन थे, सो जवाहरलाल नेहरू थे, और प्राइम मिनिस्टर भी थे, ये आप सभी को पता है। एंड द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट हु वाज एजुकेशन मिनिस्टर ड्यूरिंग 1947, दैट इज़ पोस्ट इंडिपेंडेंस, राजा गोपालाचारी, आपने नाम सुना होगा, मैंने इससे पहले इनके बारे में बताया भी है। सो ये थे उसके बाद में, और इसी तरीके से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी दे रखे हैं, जैसे कि एक आध दो क्वेश्चन है जो और ही बन सकते हैं, मैं वर्बली में ऐसे बता सकता हूँ कि जैसे डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, तो बलदेव सिंह थे, और एग्रीकल्चर एंड फूडिंग मिनिस्टर कौन थे, सो राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग को और भी ध्यान में रखने हैं थोड़े बहुत, ये एक आध दो क्वेश्चन ही है जो और रख सकते हैं आप दिमाग में, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट हाँ कह सकते हैं कि क्वेश्चन बन सकता है इस पे बेसिस पे। सो बस यही एक कुछ क्वेश्चंस थे जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से पावर ट्रांसफर
ट्रांसफ़र हो गई थी इंडिया को, बट पावर ट्रांसफ़र होने के बाद सिर्फ सिचुएशन हैंडल नहीं हुई थी, इसके बाद भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी कंडीशन, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ है तो लोगों को लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कतें शुरू हुई थी। उसके बाद में काफ़ी लोग, लाखों लोग काफ़ी मारे गए थे इस मूवमेंट में। इंडिया से पाकिस्तान आने में, पाकिस्तान से इंडिया जाने में न जाने कितने ही लोग मर गए थे इसी दौरान। तो कम नहीं रहा था मुद्दा। इसके बाद में जब मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊँगा जो कि चैप्टर 2 होगा, उसमें मैं और आगे इंडियन की हिस्ट्री के बारे में बताऊँगा कैसे क्या हुआ था। सो अभी जो पहला चैप्टर था, अब यहाँ से पावर जो है वो इंडिया के हाथ में, इंडिया की आ चुकी है, और जो पाकिस्तान फॉर्म हुआ है पाकिस्तान के पास पाकिस्तान वाला चला गया है। सो अब इसके बाद में क्या हुआ था वो उसको हम आगे पढ़ेंगे। सो गैस मुझे समझ लगता है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करिए अच्छे से। और ये चैप्टर 1 यहाँ पे पूरा फिनिश हो चुका है। चैप्टर 2 जो है उसका पार्ट आपके पास बहुत जल्दी, आज से कल में पहुँच जाएगा, बहुत ही जल्दी। सो बस प्रिपेयर करिए आप लोग, बहुत जल्दी जल्दी मैं पार्ट क्लियर करके आप लोग को देता हूँ। सो थैंक यू।